हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अधिगम से संबंधित है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। तो आज हम जानेंगे कि अधिगम के जो प्रकार हैं मुख्यतः वो कितने हैं। तो आइए चर्चा करते हैं कि अधिगम क्या है और उनके प्रकार क्या हैं। अधिगम के जो मुख्यतः प्रकार हैं वो गत्यात्मक अधिगम और संज्ञानवादी अधिगम। अब सबसे पहले अधिगम क्या होता है? अधिगम किसी विषय वस्तु के बारे में सीखना ही अधिगम है। इसे मनोवैज्ञानिक भाषा में जो सीखने की प्रक्रिया है उसी को अधिगम कहते हैं। मुख्यतः जो अधिगम के प्रकार हैं उसमें गत्यात्मक अधिगम और संज्ञानवादी अधिगम आते हैं। तो पहले हम चर्चा करते हैं गत्यात्मक अधिगम की कि जो डायनामिक लर्निंग है ये क्या है। जब मनुष्य शारीरिक रूप से सक्रिय रहता है या गतिशील रहता है, मोशन में रहता है, उसके हाथ पैर कार्य करते हैं, तो जब वो अपने कर्मेंद्रियों जैसे हाथ पैर के द्वारा कोई कार्य करता है और उनसे कुछ सीखता है, तो यह जो अधिगम होगा वो गत्यात्मक अधिगम होगा। और इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे गामक अधिगम, मूर्त अधिगम, यांत्रिक अधिगम या क्रियात्मक अधिगम। और पेशियां, मांसपेशियां शरीर की एक्टिव रहती हैं, इस कारण से पेशी अधिगम के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो उदाहरण हैं जैसे साइकिल चलाना। साइकिल चलाने का जो उदाहरण है उसमें शरीर जो मनुष्य का है वो एक्टिव रहता है साइकिल चलाने में। फुटबॉल खेलने में शारीरिक रूप से सक्रियता रहती है और वाद्य यंत्र बजाने में भी उसके हाथ काम करते हैं तो उसमें भी सक्रियता रहती है। कंप्यूटर पर टाइपिंग करने में भी सक्रियता रहती है। तो ये जो उदाहरण है इन सभी में मनुष्य गतिशीलता करता है, उसके द्वारा गतियाँ की जाती हैं, उसके शरीर और जो उसके अंग हैं वो एक्टिव रहता है। तो इस वजह से जो वो अधिगम करता है, जो अपने हाथ पैर द्वारा जो गति की प्रक्रिया द्वारा अधिगम करता है, इसी को गत्यात्मक अधिगम नाम दिया गया है। और इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है जिनका ऊपर वर्णन कर दिया है। अब जो नेक्स्ट मुख्यतः अधिगम का प्रकार है वो संज्ञानवादी अधिगम है, जिसको कॉग्निटिव लर्निंग कहते हैं। संज्ञान का मतलब ही मानसिक प्रक्रिया से होता है, क्योंकि जो ज्ञान है वो मस्तिष्क प्रदान करता है। मस्तिष्क ही किसी विषय वस्तु के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। जब व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके माध्यम से कुछ सीखता है और अपने मस्तिष्क की शक्तियों के द्वारा कोई समस्या हल करता है या किसी विषय वस्तु के बारे में कोई मानसिक संक्रिया करता है, तो इस अधिगम को संज्ञानवादी अधिगम कहते हैं। इसमें मुख्यतः मस्तिष्क सर्वाधिक सक्रिय रहता है और इसलिए इसे मानसिक अधिगम भी कहा जाता है। और इसके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे ज्ञानेंद्रिय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम आदि विभिन्न नामों से इसे जाना जाता है। तो ये तो थे अधिगम के मुख्यतः प्रकार। अब इसके बारे में एक जो मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है रॉबर्ट गैने, उन्होंने लर्निंग हायरार्ची की जो थ्योरी दी है, रॉबर्ट गैने का अधिगम सोपाने की सिद्धांत जो है, जिसको अष्टपदी सोपान कहते हैं, अष्टपदी सोपानकी का सिद्धांत कहते हैं। तो इन्होंने अधिगम के जो 8 स्तर बताए हैं उनकी चर्चा हम इस लेक्चर में करेंगे। तो रॉबर्ट एम गैने ने अपनी जो पुस्तक है उनकी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग, उसमें अधिगम यानी सीखने के 8 प्रकार बताए हैं कि बालक या कोई व्यक्ति कितने प्रकार से सीखता है, जो मुख्यतः पद्धति पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक पद्धति पर। तो उनकी चर्चा रॉबर्ट गैने ने जो अपनी द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में की है। तो जो प्रकार हैं उनको देखते हैं। ये जो आकृति में इनको दर्शाया गया है, तो सबसे पहला जो नीचे से देखते हैं कि जो पहला प्रकार है वो सिग्नल लर्निंग, इसे संकेत अधिगम कहते हैं। और दूसरा है वो स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम कहते हैं। फिर तीसरा जो उन्होंने दिया है प्रकार वो चैनिंग है, यानी चैनिंग लर्निंग, जिसको श्रृंखला अधिगम स्तर कहेंगे। फिर उसके बाद है वर्बल एसोसिएशन, इसे शाब्दिक अधिगम स्तर कहेंगे। फिर जो इससे ऊपर है डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, इसको विभेदीकरण अधिगम कहेंगे। फिर उसके बाद है कॉन्सेप्ट लर्निंग, इसको संप्रत्यय अधिगम कहेंगे। फिर इसके बाद है रूल लर्निंग, यानी सिद्धांत या नियम पर आधारित जो अधिगम है वो रूल लर्निंग में आएगा। और जो सब अंतिम स्तर है इसका जो ऊपर वाला, उसको कहेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, यानी समस्या समाधान अधिगम स्तर। तो ये रॉबर्ट गैने ने क्रम बाई क्रम अधिगम के सोपान को दर्शाया है जो 8 प्रकार के हैं।
जो अधिगम के 8 स्तर रॉबर्ट गैने ने बताए हैं, तो जो पहले चित्र में दिखाई दिए हैं उनके अधिगम के जो 8 सोपान क्रमबद्ध थे। ये जो सबसे पहला था संकेत अधिगम स्तर, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया सीखना या श्रृंखला अधिगम स्तर, चौथा शाब्दिक साक्षर अधिगम, पांचवा विभेदीकरण अधिगम, छठा संप्रत्यय अधिगम, सातवां नियम अधिगम या सिद्धांत अधिगम, आठवां समस्या समाधान अधिगम। तो इसमें जो अधिगम का निम्न स्तर है वो संकेत अधिगम स्तर है और सर्वोच्च अधिगम का जो स्तर है वो समस्या समाधान अधिगम स्तर है। ये रॉबर्ट गैने ने बताया। अब इनका विस्तार से हम वर्णन करेंगे। तो पहला जो अधिगम स्तर है वो संकेत अधिगम स्तर है, सिग्नल लर्निंग या इंडिकेशन लर्निंग भी कहते हैं इसको। तो संकेत अधिगम स्तर में क्या है कि इस अधिगम स्तर में संकेत के माध्यम से सीखा जाता है। जैसे बालक को यातायात के संकेत दिखाकर उनके बारे में बताना, जैसे लाल, नीली, हरी लाइट और जो यातायात के नियम होते हैं उनमें इनका संकेतों का क्या महत्व है, उनके द्वारा बालक कोई अधिगम करता है तो उसे संकेत अधिगम स्तर कहेंगे। यही जो संकेत अधिगम स्तर है इसी पर आधारित है पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत। यह अधिगम का सबसे निम्न स्तर है। रॉबर्ट गैने ने संकेत अधिगम स्तर को सबसे निम्न स्तर बताया है यह सीखने का। अब चर्चा करते हैं दूसरे अधिगम के प्रकार की जो रॉबर्ट गैने ने दिया है, उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स लर्निंग। यह अधिगम का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका है। यानी जब कोई उद्दीपक मनुष्य के सामने होता है तो वह क्रिया करता है। जैसे हमारे सामने जो उद्दीपक है वो सीटेट की परीक्षा पास करनी है, तो हमारे अंदर जिज्ञासा और लगन होती है और हम उसको पास करने के लिए जो डेली हम कोचिंग लेते हैं या डेली हम पढ़ते हैं तो वो जो अनुक्रिया करते हैं, तो उसे जो अनुक्रिया कर रहे हैं वो किसे पाने के लिए कर रहे हैं, यानी कि सीटेट परीक्षा पास करने के लिए हम वो प्रक्रिया कर रहे हैं। तो यह उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम के अंतर्गत आएगा। जैसे बालक के होमवर्क न करने पर टॉफ़ी या चॉकलेट दिखा करके उससे होमवर्क पूरा करवाना। यहाँ पर जो टॉफ़ी या चॉकलेट है वो उद्दीपक है, यानी उसको दिखा दोगे तो बच्चा कहेगा कि चलो मैं ये काम कर देता हूँ तो मुझे चॉकलेट या टॉफ़ी मिल जाएगी। तो यह जो अधिगम है ये उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम के अंतर्गत आएगा और ये अधिगम का सीखने का सर्वाधिक प्रभावशाली तरीका होता है। अब जो नेक्स्ट अधिगम का स्तर रॉबर्ट गैने ने बताया है वो श्रृंखला अधिगम स्तर है और इस अधिगम स्तर में किसी अनुक्रिया को क्रम में सीखा जाता है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से किसी विषय वस्तु को सीखते हैं, वो इसी अधिगम स्तर के अंतर्गत आता है। जैसे बालक ने साइकिल चलाना सीखा और फिर उसके बाद बड़ा होने पर मोटरसाइकिल चलाना सीखा, फिर कार चलाना सीखा, या दूसरे क्रम में जैसे तबला बजाना सीख लिया उसने, फिर उसी क्रम में गिटार बजाना सीख लिया, फिर पियानो बजाना सीख लिया। मतलब एक ही पद्धति के क्रम का अनुसरण करते हुए जो वो अधिगम कर रहा है उनका प्रयोग अपने ज्ञान का, पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान में कर रहा है। तो यह श्रृंखला अधिगम स्तर है। श्रृंखलाबद्ध तरीके से सीखने में जो प्रयोग कर रहा है वो विभिन्न तरह के, वो सब इसी स्तर के अंतर्गत आएंगे। अब जो नेक्स्ट है वो शाब्दिक साक्षर अधिगम है, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। शाब्दिक साक्षर अधिगम इसका जो स्तर है इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने शाब्दिक व्यवहार में परिवर्तन करता है, यानी विभिन्न शब्दों या वर्णों के माध्यम से सीखना या ज्ञानार्जन करना, ये शाब्दिक साक्षर अधिगम के अंतर्गत आता है। साक्षर का अर्थ होता है संबंध। जैसे शाब्दिक साक्षर अधिगम का उदाहरण है, जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है। ये जो राजधानी शब्द है ये शाब्दिक मतलब किसी देश की जो राजधानी है उनके विभिन्न नाम होते हैं, वैसे ही भारत की जो राजधानी है उसका नाम दिल्ली है। लेकिन भारत की आर्थिक या वाणिज्यिक राजधानी क्या है, इसमें जो आर्थिक या वाणिज्यिक शब्द प्रयोग हुए हैं इन्हीं शब्दों के जब अर्थ जान लेता है बच्चा
तो तुरंत बता देगा कि भारत की आर्थिक या वाणिज्यिक राजधानी मुंबई है, तो उसे शाब्दिक अधिगम कहेंगे, यानी शब्दों के माध्यम से जान ले रहा है वो। आर्थिक लगने से ही पता हो जाता है कि हाँ, भारत की राजधानी, आर्थिक राजधानी मुंबई है। इस अधिगम के अंतर्गत जो उदाहरण आते हैं वो पाठ्यक्रम, जो करिकुलम होता है किसी पुस्तक का वो, और पुस्तकें पढ़ना जैसे ग्रंथ पढ़ना, गीता पढ़ना, या कोई ऐसी पुस्तकें पढ़ना जिनमें ज्ञान हो, रोचकता हो, और किसी विषय वस्तु को रटना, नए नए शब्दों को रटना या नए नए शब्दों का प्रयोग करना, सब शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आते हैं। यानी अच्छे से अच्छे शब्दों को सीखना इसी अधिगम के अंतर्गत आता है, इसलिए इसे शाब्दिक साचार्य अधिगम कहा जाता है। अब जो नेक्स्ट अधिगम का प्रकार रॉबर्ट गैने ने बताया है वो विभेदीकरण अधिगम है, जिसको डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग कहते हैं। जब बालक श्रृंखला अधिगम सीख जाता है, यानी श्रृंखलाबद्ध तरीके से अधिगम सीख जाता है, कार चलाना, या जो पहले साइकिल चलाई थी, फिर मोटरसाइकिल, फिर कार, वो श्रृंखलाबद्ध अधिगम सीख जाता है और उसे शब्दों की भी जानकारी होती है, यानी शब्द साक्षर अधिगम भी सीख चुका है, नए नए शब्दों को जानता है। जैसे वाणिज्यिक लगने से उसे पता चल गया कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी या आर्थिक राजधानी मुंबई है, तो वह वस्तुओं में अंतर करना सीख जाता है। यानी कि श्रृंखला अधिगम और शब्द साक्षर अधिगम दोनों सीखने के बाद वो चीज़ों में विभेदन करना सीख जाता है, यानी कि अंतर करना सीख जाता है। तो ये जो विभेदीकरण अधिगम है उसमें जैसे उदाहरण है कनक और कनक, एक कनक माने सोना और एक कनक माने धतूरा। तो बच्चा इसमें अंतर समझने लगा है कि एक कनक माने सोना होता है, एक कनक माने धतूरा होता है, लेकिन शब्द दोनों सेम है, कनक और कनक। तो ये जानने की जो क्षमता है वो विभेदीकरण अधिगम के अंतर्गत आएगी। विभिन्न आकृतियों में अंतर भी बच्चा करने लगता है, जैसे वर्ग को पहचान लेगा, त्रिभुज को पहचान लेगा, आयत को पहचान लेगा। तो ये सब जो क्षमता है वो विभेदीकरण अधिगम के अंतर्गत आएगी। अब जो नेक्स्ट प्रकार रॉबर्ट गैने ने बताया है संप्रत्यय अधिगम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संप्रत्यय, बिना संप्रत्यय के हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं। जब किसी विषय वस्तु का चित्र या प्रतिमा हमारे मस्तिष्क में बनता है उसे ही संप्रत्यय कहते हैं। यानी कि हमारा जो माइंड है, हमारा दिमाग है, वो पिक्चर में ही सोचता है। हम जब भी कभी भी किसी का नाम लें, जैसे हमने कह दिया ताजमहल, तो आपके दिमाग में तुरंत ताजमहल का चित्र बनेगा कि हाँ, ताजमहल ऐसा है। वैसे ही हमने कह दिया कि मोर बहुत सुंदर पक्षी है, तो आपके तुरंत दिमाग में मोर का चित्र बनेगा, फिर आप उसके बारे में सोचने लग जाओगे कि हाँ, मोर ऐसा होता है, इतना सुंदर होता है। तो जो हमारा माइंड है वो हमेशा पिक्चर में सोचता है, शब्दों में नहीं सोचता है। शब्द सिर्फ कानों द्वारा सुनते हैं और कान से सुने हुए शब्दों को माइंड सिर्फ पिक्चर में चेंज करता है और पिक्चर में ही सोचता है। इसलिए संप्रत्यय अधिगम जो है वो हमारा मस्तिष्क किसी विषय वस्तु की चित्र या प्रतिमा को उकेरता है, इसके अंतर्गत संप्रत्यय अधिगम किया जाता है। अब जो नेक्स्ट स्तर है वो नियम अधिगम स्तर या सिद्धांत अधिगम स्तर। रॉबर्ट गैने ने बताया है कि जो नियम है, संसार के नियम हैं, सिद्धांत है, उसी पर ये दुनिया चलती है और उन नियमों और सिद्धांतों के अनुसार जो जानकारी प्राप्त होती है, जो संपूर्ण विश्व में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनकी जानकारी नियमों या सिद्धांतों से प्राप्त होती है, तो वो सब नियम अधिगम स्तर के अंतर्गत आते हैं। जैसे बस में अचानक ब्रेक लगाने पर यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं, तो आप लोगों को अगर ये नियम पता है कि क्यों झुक जाते तो आप बता देंगे कि भाई जड़त्व का कारण होता है, हम स्थिर बैठे होते हैं और बस चल रही होती है, क्योंकि हम तो गतिशील होते नहीं हैं उसमें। और जैसे ही ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो हमारी जो स्थिर अवस्था है उसमें अवरोध आ जाएगा, यानी कि हम आगे की ओर झुक जाएंगे, जो जड़त्व के कारण ऐसा होता है। या दूसरा उदाहरण है, जैसे ऊपर फेंकी गई कोई वस्तु नीचे ही क्यों गिरती है, तो ये किस नियम पर आधारित या क्या सिद्धांत है इसमें, तो इसका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत है। क्योंकि पृथ्वी के पास एक अपना बल है, एक अपनी शक्ति है जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, उसके कारण वो है हर चीज़ एक निश्चित सीमा के में होने के कारण वो अपनी तरफ खिंचाव करती है। तो ये जो है एक सिद्धांत है, ये सिद्धांत अधिगम स्तर के अंतर्गत आता है, इसे ही सिद्धांत अधिगम स्तर कहते हैं। अब जो नेक्स्ट अधिगम स्तर है वो सबसे अंतिम और सर्वोच्च अधिगम
स्तर कहा गया है रॉबर्ट गेने ने, यह अधिगम का जो सबसे हाईएस्ट स्टेज होती है और यह केवल मनुष्य में ही होती है। इसमें पशु यह अधिगम नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य के पास मस्तिष्क है, वही समस्या समाधान कर सकता है और यह केवल मनुष्य में पाया जाने वाला अधिगम है। इसमें बालक नियमों को समझने लगता है और उसमें समस्या समाधान करने का गुण भी आ जाता है। अगर उसके पास कोई उलझन है तो वह उसे सुलझाने का प्रयास करता है। ये समस्या समाधान अधिगम स्तर के अंतर्गत आता है। तो समस्या समाधान अधिगम स्तर सर्वोच्च अधिगम स्तर है रॉबर्ट गेने के अनुसार। तो ये तो थे अधिगम सोपानिकी के क्रम, जिनकी संख्या 8 है, जो रॉबर्ट गेने ने दिए हैं। सीटेट में अधिगम का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और कोई ना कोई प्रश्न अधिगम से बनता है।